नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी ताकत है जनतंत्र और जिसे संचालित करता है चुनाव और जिसे फलीभूत करता है चुनाव आयोग। तो आज हम इसी सिलसिले पर बात करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो चलिए जानते हैं हमारे खास मेहमान श्री अनुपम राजन जी से, जिनके पास जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, तो इसकी क्या तैयारियां चल रही है कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वोट करें? देखिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है ये नवंबर माह के अंत में संभावित है। पिछली बार 2018 में ये चुनाव 28 नवंबर को हुआ था। हम लोग चुनाव की तैयारियां जो प्रोबेबल डेट होती है पिछली बार के चुनाव की तारीख को ध्यान में रखते हुए कि उसके काफ़ी पहले से आरंभ कर देते हैं। इस वर्ष के चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों के बारे में जैसा आपने पूछा है, तो सबसे पहली तैयारी जो होती है वो हमारे जो ईवीएम्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, उनकी उपलब्धता की होती है। उनकी ज़रूरतों का आकलन करना कि कितनी मशीनों की ज़रूरत होगी पोलिंग सेंटर्स के हिसाब से जो अपने स्टेट में होते हैं। तो मशीनें में हमारी बेंगलोर से आ गई हैं और ये सभी अपने अपने जो जिला मुख्यालय हैं जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे मशीनें रखी गई हैं। मशीनों में जब हम ईवीएम कहते हैं तो कंट्रोल यूनिट होती है, बैलेट यूनिट होती है और वीवीपैट होता है, जिसके माध्यम से हम पर्चियाँ देखते हैं जब हम जिसको वोट करते हैं। और इन मशीनों के साथ जो उनकी जो फंक्शनैलिटी टेस्ट होती है, जिसको हम चेक करके देखते हैं, FLC हम कहते हैं, वो काम अभी चल रहा है। तो ये तो बात हुई मशीनों की। उसके बाद आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। हर मतदान केंद्र पे आप 4 लोग होते हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का बल होता है और जो BLOs हैं या जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं। फिर जो सामग्री लगती है चुनाव में, मटेरियल का जो असेसमेंट करना होता है, जैसे जितने प्रकार की मशीनों की बात मैंने आपको कही, उस पे एड्रेस टैग लगता है, उस पे पेपर सील्स लगती हैं। इन मशीनों के पावर पैक्स मंगाए जाते हैं, चाहे वो बैलेट यूनिट का हो चाहे कंट्रोल यूनिट का हो, उनका भी प्रोक्योरमेंट कर लिया गया है। इंडेलिबल इंक होती है जो आप अमिट स्याही जिसको हम कहते हैं, जो जब आप वोट डालते हैं तो लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जितनी सामग्री की आवश्यकता है वो उसका आकलन करके उस सामग्री का प्रोक्योरमेंट हो गया है। वो तैयारी भी अपने लगभग पूरी हो गई है। इसके साथ साथ अगला जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट आता है वो ट्रेनिंग का आता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, इनको ट्रेन करना चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। एक वर्टिकल बनाए, जैसे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स होते हैं और फिर लास्टली असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स होते हैं। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की भी हम लोगों ने 5 दिन की ट्रेनिंग अभी पूरी की है। फिर इनको दिल्ली में ट्रेन कर रहे हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग इनकी है। फिर इनके माध्यम से जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करते हैं और फिर उनके माध्यम से असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं। और फाइनली असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, RO और ARO, जो सामान्यतया SDMs और तहसीलदार होते हैं, ये करीब हमारे 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक विधानसभा का एक RO होता है और 3 ARO रखते हैं हम लोग RO की सहायता के लिए। तो लगभग 900-1000 लोग हैं, कुछ रिजर्व में भी हैं। इनकी ट्रेनिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर, एक सेफ एंड सिक्योर की भी बात आती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर मतदान करें, तो इस पॉइंट को भी कैसे ध्यान में रखा जा रहा है? जो प्रयास क्या मतलब थंब रूल है कि कोई भी मतदान केंद्र में मतदाता को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़े। तो एक तो डिस्टेंस को कम करना, दूसरा एक मतदान केंद्र पे 1500 से ज़्यादा वोटर ना हो, मतलब वेटिंग टाइम को कम करना। और मतदान केंद्र पे जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे बैठने की व्यवस्था, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं
तो उनके लिए एक सेपरेट क्यू बनाई जाए। नॉर्मल भी क्यूज़ जो लगती हैं तो हम लोग उसको 1:2 कहते हैं। तो एक पुरुष मतदाता अंदर जाता है तो फिर हम 2 महिलाओं को अंदर करते हैं, ताकि महिला को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े और वो आसानी से अपना वोट डाल करके वापस चली जाएं। इसके अलावा महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में आके वोट करें, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार और संपर्क के जो अभियान होते हैं वो लगातार करते रहते हैं। लास्ट टाइम के हम अगर चुनाव की बात करें, जो डेटा उपलब्ध होगा, तो पिंक बूथ कितने लगाए गए थे लास्ट में, और इस बार क्या तैयारी की, कितने और बढ़ जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पिछली बार पिंक बूथ जो लगाए थे या पिंक बूथ जो बनाए गए थे स्टेट में, अप्रॉक्सीमेटली 3000 के करीब पिंक बूथ हम उसको कहते हैं। जी। पिंक बूथ का मतलब यही हुआ कि वहाँ, जैसा मैं बता रहा था, कि एक मतदान केंद्र पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, जिसको हम मतदान दल कहते हैं। जो आप मतदान केंद्र के अंदर जब जाते हैं तो वो लोग आपका चेक करते हैं, कोई स्याही लगाता है, कोई, तो ये सारे जो 4 लोग हैं वो महिलाएं होती हैं। तो पिंक बूथ पिछली बार 3000 हमने बनाए थे। इस बार प्रयास होगा कि कम से कम इसकी दोगुनी संख्या में हम पिंक बूथ बनाएं। हम यंगस्टर्स की बात करें कि 18 साल से ऊपर के जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम वोटर लिस्ट में जोड़े, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या प्रोसीजर है कि वो आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर सके? देखिए, प्रोसीजर बड़ा आसान है। जी। वोटर लिस्ट में नाम आप ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं जी। और ऑफलाइन मोड में जोड़ सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो प्रयास जो हम लोग करते हैं खास करके यूथ को जोड़ने के लिए, युवाओं को, तो एक तो जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ पे 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हम लोगों ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बना रखे हैं। तो हर कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की, उसको हमने कैंपस एम्बेसडर बनाया हुआ है। और वहाँ पे एक टीचर को, एक नोडल ऑफिसर बना रखा है, प्रोफेसर को या टीचर को। इनसे हम संपर्क में रहते हैं। जितने कैंपस एम्बेसडर्स हैं मध्य प्रदेश के, इनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। तो इन पे हम लोग युवाओं से संबंधित जानकारी या निर्वाचन से संबंधित जो भी नई जानकारी है वो उनको देते रहते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके फॉर्म 6 के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा कर के वो आवेदन कर सकते हैं। तो लगातार ये काम चल रहा है कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए इस प्रोसेस के साथ। लेकिन उसके अलावा कई बार वोटर आईडीज़ में नाम गलत होता है, कई बार एज गलत हो जाती है, तो इसके लिए ऑनलाइन करेक्शंस किया जा सकता है या जो स्पेसिफाइड ऑफिसेज है वहाँ जाकर हम करेक्शंस कर सकते हैं? नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ह्यूमन इंटरफेस से मुक्त कर दी गई है। जैसा मैं बता रहा था कि फॉर्म 6 के माध्यम से आप नाम जोड़ने के लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाने के लिए आवेदन करते हैं, और फॉर्म 8 के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का चेंज जो आप कह रहे थे, और बिल्कुल सही भी है कि कई बार प्रिंटिंग में एरर के कारण सरनेम गलत हो गया, या फादर का नाम गलत है, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ दिक्कत हो गई है, कई बार फोटोग्राफ भी आदमी चेंज करना चाहता है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से आप अपना नया फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए उसमें, और वो फोटोग्राफ चेंज होकर के आपका नया कार्ड बन जाता है। और नया कार्ड भी लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना एड्रेस बताते हैं उस एड्रेस पे आपका वोटर आईडी कार्ड निःशुल्क, एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीड पोस्ट से बन के आ जाता है। तो सर, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम मतलब आसानी से इंटरनेट पे जाके अपना ये सारा काम कर सकते हैं। और ये समय भी, मतलब इसमें टाइम भी 15 डेज टू 30 डेज के बीच में ये प्रिंट हो करके कार्ड बन करके आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। एक और बात आती कि 1 जनवरी एक डिसाइड था पहले डेट की, उसके पहले आप अपने नाम ऐड करेंगे, तो इसमें क्या बदलाव आया है? अभी तक क्या था कि किसी भी साल की पहली जनवरी होती थी, उस दिन से गणना करते थे, काउंट करते थे। मतलब अगर हम आप आज 2023 में बैठे हैं तो 1 जनवरी 23 को जो लोग 18 साल के होते उनके नाम जोड़ते, और फिर अगला जो कट ऑफ डेट होता फिर 1 जनवरी 24 होता। तो 1 जनवरी 23, मान लीजिए कोई आदमी अगर 1 जुलाई 23 में 18 साल का हो रहा है या 1 अगस्त 23 में 18 साल का हो रहा है, तो उसका नाम फिर जाके 1 जनवरी 24 को जोड़ता था। उस दौरान जो लोग 18 प्लस के हो रहे थे उनका नाम जुड़ता था अगले साल जा करके। तो इसमें उस साल के दौरान जो लोग 18 के हो रहे हैं वो फिर वोट नहीं डाल पाते, इलेक्शंस होते तो नहीं डाल पाते थे। अब आयोग ने ये कर दिया है कि 4 कट ऑफ डेट कर दी हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो अब मध्य प्रदेश की अगर स्थिति आप देखें, जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपका सवाल, कि इस बार हमारे यहाँ चुनाव जैसे नवंबर के अंत में होंगे, संभावित हैं,
पिछले चुनाव के आधार पे हम कह रहे हैं। तो अब 1 अक्टूबर भी क्वालिफाइंग डेट है, मतलब 1 अक्टूबर 2023 जो युवक या युवती 18 साल के हो रहे हैं वो भी नवंबर में होने वाले चुनाव में वोट डाल पाएंगे इस व्यवस्था के कारण। तो हम लोगों ने 1 जनवरी के बाद होने वाले करीब 2-2.5 लाख बच्चों के नाम अभी मतदाता सूची में जोड़े हैं। सपोज करें कि कोई आदमी 1 अक्टूबर 2023 को 18 का हो रहा है या 5 अक्टूबर 23 को 18 का हो रहा है, तो उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 1 अक्टूबर की डेट आएगी तभी मैं अपना नाम का आवेदन करूंगा। 17 प्लस के होते ही आप अपना एडवांस में आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी देना चाहें आप आवेदन दे सकते हैं। आपका आवेदन सिस्टम एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर पे। नाम आपका तब जुड़ता है जिस दिन आप 18 के होते हैं, क्योंकि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। 18 के पहले आप मतदाता नहीं हो सकते, लेकिन 17 के बाद आप आवेदन दे सकते हैं। हाँ, और उस समय फिर आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका नाम जुड़ता है, ऑटोमेटिकली आपका कार्ड बन के आपको मिलता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और भी आपसे बात करते हैं। थैंक यू। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, लवली सराउंडिंग, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये, वेरी यूनिक। सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. Family outing के लिए आना है तो this is an ideal place. If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute, fantastic, very good hospitality. बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो ब्रेक के बाद सर आपका फिर से स्वागत है। और जैसी हमारी बात चली थी कि अब बहुत आसान हो गया है कि आप अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं, आप अपना नाम बड़े आसानी से हटा भी सकते हैं, करेक्शंस भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ जगह ऐसी होती है, हो सकता है उनके पास इंटरनेट नहीं हो, तो उनके लिए कितना आसान आपने तरीका अपना रखा है? सही बात है आपकी। कई जगह पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन भी व्यवस्था है और ऑफलाइन भी व्यवस्था है। तो हमारे मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 64,100 बूथ हैं। हर बूथ के लिए एक BLO अपॉइंटेड है। एक BLO है जो उस पूरे मतदान केंद्र का इंचार्ज है और उस मतदान केंद्र में लगभग एक मतदान केंद्र में 1000 मतदाता होते हैं औसतन।
तो वो सभी को घर घर जानता है। तो यदि ऐसे मतदाता हैं जो किन्हीं कारण से ऑनलाइन नहीं आवेदन कर पा रहे हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और उनका नाम फिर उस बीएलओ के माध्यम से जुड़ जाता है। सर, अब मैं जानना चाहूँगी ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन के बारे में। पहले तो लोग बैलेट पेपर से देते थे, वो तो अब ख़त्म ही हो गया, लेकिन कई बार पोस्टल बैलेट का भी ऑप्शन रखा गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट का क्या किस तरीके से किया जा सकता है, ये आप बताइए। और दूसरा ये है कि ईवीएम यूज़ हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा कि ओनली ईवीएम के थ्रू किया जाएगा? ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी। ईवीएम के तहत 3 तरह की मशीनें एक तरह से कहें पूरे चुनाव की प्रक्रिया में लगती हैं। एक बैलेट यूनिट होता है जिसमें 16 बटन होते हैं, जिस पे जाकर के आप दबाते हैं जिसको भी आप मत देना चाहते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसमें आपके द्वारा जो दिया गया मत है वो रिकॉर्ड होता है, और कंट्रोल यूनिट एक अलग जगह पे रखा होता है। और वीवीपैट होती है। वीवीपैट एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट सा मशीन है। वो चुनाव चिन्ह की एक पर्ची आपको वीवीपैट में दिखती है कि हमने जिसको दबाया है वही पर्ची वहाँ दिख रही है, और 7 सेकंड तक वो पर्ची आपको दिखती है, फिर वो पर्ची कट के गिर जाती है। आप निश्चिंत होते हैं कि आपने जिस बटन को दबाया था वही पर्ची आपको दिखी है, फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में 3 मशीनों का उपयोग होता है। दूसरा सवाल जैसे पोस्टल बैलेट की बात आई, पोस्टल बैलेट जो है मोस्टली हम लोग वैसे लोगों को देते हैं जो सर्विस वोटर्स होते हैं और जो लोग इलेक्शन ड्यूटी वगैरह पे होते हैं, बाहर होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मतदान दल की ड्यूटी, उसको कौन से मतदान केंद्र पे जाना है ये उसको पता एक दिन पहले चलता है। जिस दिन वो सामान लेने आता है दोबारा लौट के वो कहीं नहीं जाता। और वो 4 लोग जो हैं वो उसमें से 2 आदमी भी किसी एक ऑफिस का नहीं हो सकता। फिर ये 4 लोग उस मतदान केंद्र पे जाते हैं। जब हम रैंडमाइज करके इनकी ड्यूटी लगाते हैं, वो भी कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाते हैं, तो ध्यान रखा जाता है कि ये चारों लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में इनकी ड्यूटी नहीं लगती। और दूसरा ये भी होता है उसमें आपका जिस विधानसभा क्षेत्र में घर है वहाँ आपकी ड्यूटी नहीं लगती, आप कहीं और जाते हैं। तो ये तो हुआ कि मतदान केंद्रों में जो ड्यूटी लगती है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो न्यूट्रलिटी का को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ होती है। इसी से लिंक्ड है आपका सवाल पोस्टल बैलेट का, कि यदि मैं जहाँ का निवासी हूँ और मैं वोट वहाँ नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी कहीं और लगेगी, उस विधानसभा क्षेत्र में लग ही नहीं सकती है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को, चूंकि वो अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें, मताधिकार का प्रयोग कर सकें, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। तो वो पोस्टल बैलेट से मतदान करते हैं। और एक तीसरी जो पोस्टल बैलेट अभी नई इंट्रोड्यूस हुआ एक तरह से, कि जो हमारे 80 साल से ऊपर के लोग हैं और जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, दिव्यांगता में डिसेबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज जो उस बेंचमार्क को फुलफिल कर रहे हैं, यदि वो चाहते हैं तो उनको घर से मतदान करने की सुविधा दी जाती है। तो वो जो घर से मतदान जब वो करते हैं, जो नॉर्मली पोलिंग डे के 5-7 दिन पहले करते हैं, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू करते हैं। तो उनसे भी पोस्टल बैलेट के थ्रू हम मतदान कराते हैं। और यदि वो ऑप्ट करते हैं कि नहीं मुझे मतदान केंद्र पे जाके वोट करना है, तो उसी तरह की सुविधा वृद्धजनों के लिए भी या हमारे दिव्यांग साथियों के लिए भी होती है। जो लोग सर बाहर चले गए हैं, जैसे पढ़ाई के लिए चले गए, क्या उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है? नहीं, रिमोट वोटिंग या पोस्टल बैलेट की सुविधा उनके लिए नहीं है। मतदाता सूची में उनका नाम जहाँ पे दर्ज है उनको वहाँ आकर के वोट करना पड़ता है। वहीं हम ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सुनते हैं, बिहार में देखो या कहीं और देखो तो भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ये हो रही। तो अब इनके चांसेस कितने हैं जब ईवीएम मशीन और वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है? तो ऐसा मध्य प्रदेश में क्या है, कहीं ऐसा सेंसिटिव एरिया या संवेदनशील एरिया है? मशीनें कितनी सटीक हैं, एरर फ्री हैं, टैम्पर प्रूफ है, ये एक मुद्दा है। कई बार ये आरोप लगते हैं, तो उसके बारे में स्पष्ट करूं कि ऐसा नहीं है। मशीनें बिल्कुल टैम्पर प्रूफ हैं, मशीनों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, 100% सुरक्षित हैं और सही हैं। दूसरा सवाल है बूथ कैप्चरिंग का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो असेस करता है कि हमारे कौन से इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है। तो उसका हम लोग एक क्रिटिकलिटी असेसमेंट करते हैं, वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करते हैं, इसके आधार पे मतदान केंद्रों की पहचान करते हैं और उन मतदान केंद्रों पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, स्टेट पुलिस बल, सेंट्रल फोर्सेस ये लगाए जाते हैं
और इस तरह से इन चीज़ों को एक तरह से के अटैम्प्ट्स को ख़त्म किया जाता है और ऐसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। सर, इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक जनरल पब्लिक है उसको भी दिखता है कि कहीं कुछ गलती हो रही है या कहीं लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। इस तरीके की जब घटनाएं घटती है और वो उसको कंप्लेंट करनी, तो कहाँ आना चाहिए उसे? देखिए, तो 1950 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर तत्काल बता सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप है सी विजिल ऐप, बेसिकली कम्युनिटी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतें तत्काल, उसमें ये है या फ़ोटो खींच के और आप उस ऐप पे डाल दीजिए, 100 घंटे के अंदर उसका निराकरण करके और बताते हैं उस व्यक्ति को भी, तत्काल टीमें जाती हैं और उसका निराकरण होता है। तो इसके अलावा भी आजकल लोग व्हाट्सएप भी करते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध होते हैं, लोग ट्वीट करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हर मिलने वाली शिकायत, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो गलत हो, बट हर शिकायत को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है और तत्काल उसकी जांच कराई जाती है और अगर जहां भी जिस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता होती है वो तत्काल की जाती है। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि अवेयरनेस की बात, जागरूकता की बात हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, उसके लिए आपका आयोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए तो मैसेज पहले देते ही थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोग डिजिटल मीडिया की तरफ मूव हो चुके, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? किस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे? जितने भी मीडियम्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के या प्रचार प्रसार के, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी एक माध्यम है अपनी बात लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का भी व्यवस्था। अखबारों के माध्यम से, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, डिफरेंट ऐप्स हैं उनके माध्यम से, और इन प्रयासों का परिणाम ही रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश का था वो 75% से ज़्यादा था। इस बार भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने ये भी किया है कि 75% जब मैं मध्य प्रदेश का था तो ऐसा नहीं था कि हर विधानसभा में 75% था, कुछ में 80% भी था, 90% भी था और कुछ में 50% भी था। तो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान हम लोगों ने की जहाँ पे स्टेट एवरेज से पोलिंग परसेंटेज कम है और इन जगहों पे विशेष प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लगातार संपर्क कर रहे हैं। वोटर अवेयरनेस ग्रुप्स जो गांव में बने हैं उनके माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से डेटा हमारे पास विमेन वोटर्स का, वो वोटिंग परसेंटेज का भी है, मेल वोटिंग परसेंटेज का भी है। ऐसे मतदान केंद्रों की जानकारी भी है जहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, कहीं पे मेल पार्टिसिपेशन कम है। तो जो टारगेटेड इंटरवेंशंस हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं और ये काम लगातार चल रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे जैसे जैसे हम चुनाव के करीब आएँ। चुनाव आयोग के बहुत से चैलेंजेस होते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है चुनाव को कंडक्ट कराना और ख़ास बात ये रहती है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हो गए, BLO हो गए और भी दूसरे लोग जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो लोग इतना काम करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं। तो उन लोगों के लिए रिवॉर्ड के लिए क्या प्रावधान है कि उनको एप्रिसिएशन दिया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया? बिल्कुल, देखिए अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए और हम लोग करते भी हैं और जैसा आपने खुद कहा काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी ह्यूज टास्क है। करीब 65,000 मतदान केंद्र हैं, इनकी पूरी प्लानिंग करना और फ्री एंड फेयर पोल को इंश्योर करना एक दिन का काम नहीं, फिर काउंटिंग करना, चाहे पुलिस से लेकर के हेल्थ से एजुकेशन सभी लोग लगे होते हैं। तो जो जहाँ भी अच्छा काम हुआ है उनको जिले के स्तर पर भी पुरस्कृत करते हैं, राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरस्कृत करते हैं और इवन नेशनल लेवल पे भी जो भी अच्छा काम करते हैं उनके कामों को रिकग्नाइज करना और उनको पुरस्कृत करना ये लगातार चलता है। और सर अब बात करते हैं नेशनल वोटर्स डे की, जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और जो इलेक्शन कमीशन उसको एक उत्सव की तरह मनाता है। तो इसमें क्या क्या आप गतिविधियां करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, उस डे को मनाएं और प्रतिज्ञा भी दी जाती है लोगों को कि आप वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा? नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं। हर मतदान केंद्र पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक यहाँ करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में, जिले में कलेक्टर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी इसको करते हैं, हम लोग SDMs लेवल पे भी करते हैं, विकासखंड स्तर पे करते हैं और पोलिंग स्टेशन के लेवल पे करते हैं। उस दिन निर्वाचन से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं। एक लिबर्टी भी दे रखी है वहाँ पे BLO को कि वो अपने हिसाब से, कोई ज़्यादा क्रिएटिव BLO है या ज़्यादा उत्साही BLO है तो कोई
इलेक्शन दौड़ का आयोजन कर लेता है, कोई इलेक्शन वॉक का आयोजन करता है, तो उनकी जो उनके इनोवेशंस हैं उसको हम लोग प्रमोट करते हैं और लोकल लेवल पे कई सारे कार्यक्रम होते हैं। तो नेशनल वोटर्स डे पे हम लोग यहाँ पे BLOs को सम्मानित करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के हम हाथों से उनको पुरस्कार दिलवाते हैं। अच्छे जो AROs और ROs हैं उनको पुरस्कार दिलवाते हैं। जो हमारा यूथ है उनको हम सिम्बॉलिकली एपिक कार्ड वितरण कराते हैं। मुझे याद है पिछले NBD में हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को इन्वॉल्व किया था। तो एक इंक्लूसिवनेस जो इलेक्शन का है उसको भी प्रमोट करते हैं हम लोग। थर्ड जेंडर के हमने स्टेट आइकॉन भी बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हम थर्ड जेंडर में आइकॉन्स बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमने PWD जो दिव्यांग की बात है उनके आइकॉन्स बनाए हैं हर जिले में। तो सभी को एक तरह से इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसकी तरफ लगातार काम कर रहे हैं। सर, हर बार चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो क्या अभी भी कुछ एक्ट में या इसमें चेंजेस आए हैं कि चुनाव जो पहले होता था उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती तो उसको पूरा किया जाए? कमी एज सच नहीं है, लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। जैसे क्वालिफाइंग डेट की बात हो रही थी, अभी तक जितने चुनाव हुए उसमें 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट थी। यदि 1 जनवरी ही क्वालिफाइंग डेट होती तो नवंबर में होने वाले चुनाव में 1 फरवरी 23 को जो आदमी होता 18 साल का वो वोट नहीं डाल पाता या 1 अप्रैल वाला नहीं डाल पाता, 1 जुलाई वाला नहीं डाल पाता। ये बड़ा मेजर चेंज हुआ कि आपने 4 क्वालिफाइंग डेट कर दी, एक 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, जिसके कारण इस साल में जो यूथ जो 18 का हो रहा है वो वोट डाल पा रहे हैं। तो ये चेंज हुआ। इसी तरह की बात अगर हम देखें कि 80+ और दिव्यांग, तो इनको पोस्टल बैलेट की जो सुविधा मिली ये भी एक चेंज है। 4000 से ज़्यादा मतदाता थे मध्य प्रदेश में जो 100+ के थे, और इसी ऑफिस में यहीं पे हमने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें आयोग भी सम्मिलित हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स में शामिल हुए थे, ऑनलाइन मोड में हमने किया था। काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, मतलब यहाँ तक उनको लाना और सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम करना एक चुनौती था, लेकिन किया था, उनका भी सम्मान हुआ था। हमें खुद भी बड़ा अच्छा लगा था, आशीर्वाद मिला था एक तरह से सीनियर मतदाताओं का। लेकिन इनके लिए ये सुविधा पहले नहीं थी, तो ये भी एक चेंज आया कि यदि ये बुजुर्ग मतदाता चाहते हैं कि हम घर से ही मतदान कर दें तो दैट इज़ अगेन अ चेंज, जिसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। वही फैसिलिटी दिव्यांग साथियों के लिए हुई कि यदि आपका डिसेबिलिटी का जो बेंचमार्क है, परसेंटेज है, वो एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा है और आपको जाने में दिक्कत है या आपकी जिस प्रकार की विकलांगता हो या दिव्यांगता हो उसमें दिक्कत है, तो आप घर से मतदान करिए। लेकिन चेंज एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी लगता है कि ये काम करने से ये प्रोसेस ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा लोग इसका पार्ट बनेंगे, या ये एक चुनौती है जिसको ओवरकम करना चाहिए, जैसे रिमोट वोटिंग की बात है, कई बार लोग ऑनलाइन वोटिंग की बात करते हैं, तो सभी पे विचार मंथन या प्रक्रिया जारी है, बट एक प्रोसेस है, उस पर काम करके उसको फलीभूत करने का, वहाँ तक पहुँचाने में वक्त लगता है। लेकिन जाते जाते सर, आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। नहीं, मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे सभी साथी, ऐसे सभी युवा जो 18 साल के हो गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो तत्काल वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या BLO के माध्यम से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कार्रवाई करें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप वोट कर सकें। ऐसे सभी मतदाता साथी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनसे अनुरोध है कि जब चुनाव आएगा तो आप ज़रूर आगे आइए और मतदान करिए। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाइए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण और परम कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने एक महत्वपूर्ण अपना समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। तो हमारे देश के जनतंत्र को बनाए रखने के लिए वोट ज़रूर दें, अपने मत का अधिकार जो है उसको ज़रूर करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।